हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि है हमारा डिमांड। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट है डिमांड का मीनिंग क्या है। इसे आप डिमांड के एलिमेंट्स बोल सकते हैं। फर्स्ट, क्या होना चाहिए आपके पास? डिज़ायर फॉर ए कमोडिटी। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, और उसका डिज़ायर है कि वो आईफोन ले, ठीक है। अब आईफोन का प्राइस है 1,50,000, ठीक है, मान लेते हैं 1,50,000 रुपये है। तो उसे मन है क्या? आईफोन लेने का, नहीं डिज़ायर है उसकी। सेकंड क्या होना चाहिए? परचेजिंग पावर होनी चाहिए। यानी मान लीजिए उसके पास इतने पैसे होने चाहिए। तो मान के चल रहे हैं हम कि उसके बैंक अकाउंट में 3,00,000 रुपीज़ है, ठीक है, तो परचेजिंग पावर भी है उसके पास। थर्ड, विलिंगनेस टू स्पेंड मनी। क्या सच में वो अपना 1,50,000 रुपया जो मनी वैल्यू है, क्या वो इस प्रोडक्ट पे खर्च करना चाहता है या नहीं? अगर ये तीनों एलिमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो उसे हम डिमांड नहीं कहेंगे। और ये तीनों एलिमेंट्स यानी कि हाँ, वो चाहता है कि 1,50,000 रुपए वो इस फोन पे खर्च करे, तो ये डिमांड कहलाएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये है डिमांड को डिफाइन करने का। दूसरा क्या हो सकता है? डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी एट डिफरेंट पॉसिबल, सॉरी यहाँ प्राइस होगा, ठीक है, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस एट डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी, ठीक है। अलग अलग प्राइसेस पे, अलग अलग क्वांटिटी पे आप कितने सामान को डिमांड करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, और कंज्यूमर इज रेडी टू बाय। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस है, मान लीजिए वो 5 रुपये का है, तो आप उसका क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं 10 पीस। प्राइस और कम हो गया, मान लीजिए 4 रुपये हो गया, आपका डिमांड और बढ़ गया, 12 पीस आप खरीद रहे हैं। फिर 3 हो गया, अब आप 20 पीस खरीद रहे हैं। डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, डिफरेंट कैसे कैसे प्राइसेस हैं और कैसे कैसे क्वांटिटीज आप खरीद रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उसे भी हम डिमांड कर सकते हैं। यानी कंज्यूमर बाय करने के लिए तैयार है डिफरेंट प्राइसेस और डिफरेंट क्वांटिटीज पे, उसे भी हम डिमांड कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं हम डिमांड को ऐसे भी, ठीक है। अब कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो हम समझ लेते हैं, जो आगे चैप्टर्स में बार बार यूज होंगे। फर्स्ट क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? तो स्पेसिफिक क्वांटिटी। जब क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं ना, तो हम कोई स्पेसिफिक, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मैं कोई सामान को 10 पीस खरीदूंगा, 20 पीस खरीदूंगा, ये आप स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि किसी प्राइस पे। मान लीजिए कुरकुरे है जो आप खाते हैं, उसका प्राइस 10 रुपये है, आप कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, स्पेसिफिक क्या है? 20 पीस खरीद रहे हैं, 30 पीस खरीद रहे हैं, ये आपका स्पेसिफिक क्वांटिटी हो गया जो आप परचेस करते हैं किसी स्पेसिफिक प्राइस पे। स्पेसिफिक प्राइस आपका 10 हो गया और स्पेसिफिक क्वांटिटी मान लीजिए 30 हो गया, इसे हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल आपने जाना है कि जो भी टेबल्स के फॉर्म में होता है, आप लोगों को भी जैसे एग्जाम्स का शेड्यूल मिलता है, रूटीन मिलता है शेड्यूल्स में, ठीक है। तो यानी ये टेबल्स के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? टेबल्स फॉर्म में, ठीक है। क्या होता है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, यानी टेबल्स के फॉर्म में होगा। और जाहिर सी बात है, हम शेड्यूल बना किसका रहे हैं? डिमांड का, तो डिफरेंट क्वांटिटी होगा और डिफरेंट प्राइसेस होगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया गया है दो में, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होगा? यानी कि इसमें वन पर्टिकुलर बायर है, ठीक है। इस चैप्टर को आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए तो ज्यादा आपके लिए आसानी होगी। आप अपने आप को लेके देखिए कि मैं कोई चीज बाय कर रहा हूं, तो क्या मेरे ये एलिमेंट्स है? हाँ, ये एलिमेंट्स है, तो वो डिमांड किया जाएगा। वैसे ही है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या होगा? कोई एक पर्टिकुलर बायर है, वो डिफरेंट क्वांटिटी को डिफरेंट प्राइसेस पे खरीद रहा है, उसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मार्केट में क्या है? ऑल बायर्स, यानी किसी एक प्रोडक्ट को ऑल बायर्स परचेस कर रहे हैं एट डिफरेंट क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइसेस। इसका एग्जांपल हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, टेबल्स के फॉर्म में देखते हैं इसे, ठीक है। तो वन पर्टिकुलर बायर है, तो प्राइस मान लीजिए किसी भी आप कमोडिटी को माइंड में रख सकते हैं। 5 4 3 2 1 डिफरेंट प्राइसेस दिए हुए हैं, उसकी डिफरेंट क्वांटिटी। जब प्राइस क्या है? 5 रुपीज है, आप 1 पीस उसे खरीद रहे हो। जब प्राइस रिड्यूस हो गया, आपने 1 पीस और बढ़ा दिया, और रिड्यूस हुआ, आपने और 1 पीस बढ़ा दिया। तो ये कोई एक्स एक पर्सन है, इंडिविजुअल बायर्स है, ठीक है। अब इसका ग्राफ में एक साथ ही बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं मार्केट। मार्केट में किसी कॉमोडिटी को आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए कुरकुरे है या कुछ भी है, जो भी आप मान के चलना चाहते हैं उसे मान लीजिए। कोई एक्स पर्सन है, वो 5 रुपए पे 1 पीस खरीद रहा है, कोई वाई पर्सन है उसे 2 पीस खरीद रहा है, कोई जेड पर्सन है उसे 3 पीसेस खरीद रहा है। याद रखिएगा, मार्केट डिमांड में एक गुड्स की बात कर रहे हैं हम, यानी ये कुरकुरे ही मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है, या लेज, जो भी आपको मानना है मान लीजिए। लेज जब 5 रुपए का था ना, तो कोई पर्सन 1 पीस खरीदा है, कोई पर्सन 2, सबका अपना अपना इनकम लेवल होता है।
तो उस हिसाब से वो अलग अलग डिमांड कर रहे हैं। सो मार्केट डिमांड क्या होगा इस कमोडिटी का, यानी लेस का मार्केट डिमांड क्या हुआ, जब हम तीनों बायर्स को ऐड कर दिए उसे हम मार्केट डिमांड कह रहे हैं। तो 3 2 1 यानी 6, यानी कि 5 रुपए पे जब लेस बिक रहा है तो लेस खरीदने वाले टोटल लोग कितने हो गए, 6 लोग डिमांड करने वाले हो गए। ठीक है, तो टोटल मार्केट डिमांड में हम क्या करते हैं, ये तीनों जो इंडिविजुअल्स है उसको जोड़। मार्केट का मतलब ही क्या है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसा प्लेस जहां पे परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। तो वहां पे कितने बायर्स आ रहे हैं उसको हम जब टोटल करते हैं, और मार्केट बनता भी कैसे है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मिला के ही मार्केट बनता है। ठीक है ना, तो कितने बायर्स आ रहे हैं उस चीज को परचेज कर रहे हैं वो हम बोलेंगे मार्केट डिमांड। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं। मैं एक प्रोटोटाइप बना दे रहा हूं कि आपको तकलीफ ना हो, मैं इंडिविजुअल का भी बना रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पे हो गया प्राइसेस 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 प्राइस पे कितना डिमांड कर रहा है, 1, तो ये 5 हमारा प्राइस हो गया, ये कुछ ऐसे बनेगा। 4 प्राइस पे कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। ठीक है, 2 कर दिए। 3 पे कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। ठीक है, 2 पे कितना कर रहा है, 4 कर रहा है। ठीक है, 1 पे कितना कर रहा है, 5 कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हो गए, ये हमारे क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये डी से हम शो करते हैं डिमांड कर्व को। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आप इंडिविजुअली बना सकते हैं एक्स वाई जेड का, एक बार आप ट्राई करेंगे कॉपी में, या हम टोटल जो मार्केट डिमांड निकाले हैं तो हम टोटल, मैं साइड करके दिखा दे रहा हूँ, टोटल मार्केट डिमांड का देखो मैंने रफली बनाया, आपको सीखना था इसलिए यहाँ पे मैंने पॉइंट्स देखो मैंने भी दिया हुआ है कि आप सीख जाएं, उसके बाद आप ऐसे रफली भी बना सकते हैं एग्जामिनेशन में, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो मार्केट डिमांड थोड़ा और उधर जाएगा क्योंकि वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा दूर में बना दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, होप आपको समझ में आया। अब याद रखिएगा, आपने अभी पढ़ा तो टॉपिक क्या, डिमांड शेड्यूल, यानी जब इस जब इस टेबल्स को हम डायग्राम के फॉर्म में ले आते हैं उसी को हम बोलते हैं डिमांड कर्व। यानी जो ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को जब आप डायग्रामेटिक फॉर्म में, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ले आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज नोन एज डिमांड कर्व। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अदर थिंग्स को आप क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। अब ये बोलोगे सर अदर थिंग्स क्या है, हम आगे समझेंगे अदर थिंग्स क्या है, और ये काफी ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, अदर थिंग्स को हमें कांस्टेंट रखना है, तो होगा क्या, जब किसी चीज का प्राइस इंक्रीज करेगा उसका डिमांड डिक्रीज करेगा, जब उसका प्राइस डिक्रीज करेगा डिमांड इंक्रीज करेगा। ठीक है, इस चीज को आप पहले यहां समझ लीजिए। देखिए प्राइस घट रहा है, 5 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, तो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी इनवर्स रिलेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। यानी प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है, ये याद रखेंगे। अदर थिंग्स को आपको कांस्टेंट रखना है, क्यों रखना है, थोड़ा सा मैं अभी बता दे रहा हूं। जैसे देखिए मान लीजिए प्राइस, कोई प्राइस थी, कुरकुरे मान लीजिए या लेज ले लीजिए, 10 उसका प्राइस था, आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे 5, उसका प्राइस घट के हो गया, 5 रुपए का कुरकुरे आता है तो 5 हो गया, अब आप डिमांड कर रहे हो 10 या 15 पीसेस। यानी जैसे ही प्राइस घटा, अभी आपने क्या पढ़ा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ जाएगा, तो डिमांड तो 5 से कितना हो गया, 15 हो गया। अब क्या होता है, हम अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखते हैं, क्यों कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है बार बार ये आएगा, क्योंकि हम जब भी कुछ लॉज या थ्योरीज पढ़ेंगे तो उसमें हम कुछ एजम्पशन, कुछ चीजें मान के चलते हैं, नहीं मानेंगे तो हमारी थ्योरी गलत हो जाएगी। अब हम जैसे एक मैं अदर फैक्टर लेके एग्जांपल समझा दे रहा हूं, मेरा इनकम है, तो मैं मान के चल रहा हूं मेरा इनकम पहले भी 10,000 था और आज भी 10,000 है। ठीक है, इसीलिए आपका ये जो प्रोसेस चल रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो ये काम चलेगा, ये लॉ प्रूव होगा। नहीं तो क्या होगा, आप देख लीजिए, मैं सिनेरियो बदल के दिखाता हूं आपको। मान लीजिए पहले मेरी इनकम 10 के थी, आज 90 के हो गई है, तो जाहिर सी बात है जब प्राइस, अब इसका एक देखो यहां बना देता हूं, किसी चीज का प्राइस 5 रुपए था तो आप डिमांड कर रहे थे 5 पीस, अब इसका प्राइस बढ़ के हो गया 10, तो आप डिमांड क्या, प्राइस बढ़ गया है, यहाँ देखिए प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, तो डिमांड मेरा 1 पीस होना चाहिए, लेकिन मेरे फादर की इनकम पहले 10,000 थी, अब मेरे फादर की इनकम 19,000 है। ठीक है, कितनी है, 90,000 है, तो मैं एक क्यों खरीदूं, ठीक है प्राइस बढ़ गया तो मुझे क्या, मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, मेरे फादर बहुत पैसा कमा रहे हैं, मैं अभी भी 10 पीस खरीद सकता हूं। तो देखिए लॉ गलत प्रूव हो गया ना, लॉ तो ये बोल रहा था कि प्राइस बढ़ेगा तो आपका डिमांड घटना चाहिए, लेकिन डिमांड तो नहीं घटा, इसीलिए हम अदर थिंग्स को क्या रखते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है,
जैसे ये चीजें फिर आगे डिस्कस होंगी, ठीक है ना, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एजम्पशन यानी कुछ चीजें हमें मान के चलनी है, तो यही जो अदर थिंग्स है ये हमें आगे पढ़ना ही है डिटेल में। तो वो अदर थिंग्स को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट रख देंगे, चेंज कोई नहीं आएगा। जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अभी मैंने ये जो वाई बनाया था, वाई मीन्स इनकम, तो इनकम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। प्राइस ऑफ गुड नियर फ्यूचर, फ्यूचर में कोई प्राइस बढ़ेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या होगा, अदर थिंग्स को हम कांस्टेंट रखेंगे, तो जब प्राइस डिक्रीज कर रहा है डिमांड हमारा बढ़ रहा है। ये इसका ग्राफ है जो अभी हमने ऊपर बनाया, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड। इसको भी बना के मैं दिखा दे रहा हूं कि आपको याद हो जाए। प्राइसेस ले लिया आपने 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 1 2 3 4 5। 5 पे कितना है, 1 है, 4 पे 2, 3 पे 3, 2 पे 4, 1 पे 5, ये सब पॉइंट्स हो गए। इसको मैंने ऐसे मैच कर दिया, ये बन गया आपका डिमांड कर्व, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिमांड फंक्शन। अब याद रखिएगा, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूं। जब भी आगे बहुत सारे हमें डिमांड फंक्शंस पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कभी पूछा जाएगा आपसे कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, अभी यहाँ पे जैसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, तो जब भी फंक्शन लगा हो एक लाइन आप हमेशा याद रखिए, क्या बोलना है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, ये 3 वर्ड्स तो आपको याद हो गए। जब भी फंक्शन पूछेगा ये 3 वर्ड्स तो लिख देना है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन। अब किसका पूछा गया है, डिमांड का फंक्शन पूछा गया, तो हमने क्या लिख दिया, किसका, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड और जो फैक्टर्स इसको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जो फैक्टर्स इसको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे ही हम क्या बोलेंगे, डिमांड फंक्शन, ठीक है। फैक्टर्स हमें पढ़ना ही है, देख लीजिए अदर फैक्टर्स जो कांस्टेंट यहाँ पे है इसे ही हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो डिमांड फंक्शन क्या हुआ, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इट, कौन से फैक्टर्स उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसको भी अगेन हमने डिवाइड कर दिया, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन। पहले इंडिविजुअल पे चलते हैं, अब फिर डिमांड फंक्शन वर्ड लगा हुआ है, तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन किसके, इंडिविजुअल डिमांड के, एंड जो फैक्टर्स किसे अफेक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड को जो अफेक्ट कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ठीक है। अब देखिए ये जो बना हुआ है ये बस रिलेशन शो करने के लिए बना हुआ है, एग्जाम में कोई इससे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना, कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला है। dx इक्वल टू एफ मीन्स होता है फंक्शनल, ब्रैकेट में px pr y t f, ठीक है। मीनिंग इसका याद रखना है आपको, dx मीन्स डिमांड फॉर कमोडिटी x, क्या आप डिमांड कर रहे हैं कमोडिटी x जो आप परचेज करने वाले हैं उसका, pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, t फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, px प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी x, प्राइस क्या है उस कमोडिटी का, f फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस नियर फ्यूचर, यानी फ्यूचर में प्राइसेस क्या बढ़ेंगे। अब आते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन पे। मार्केट डिमांड फंक्शन क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड वो सारे फैक्टर्स जो मार्केट डिमांड को क्या करते हो, अफेक्ट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉमन सेंस अप्लाई करोगे, मैंने आपको एक चीज सिखाई, बहुत सारे इंडिविजुअल को मिला के ही क्या बनता है, मार्केट। तो मार्केट में ऑलरेडी जो एक इंडिविजुअल है वो भी फैक्टर आएगा और मार्केट के भी फैक्टर आएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ मार्केट की चीजें लिख दी हैं, बाद बाकी चीजें ऑलरेडी यहाँ लिखी हुई हैं, ऐसे समझिए। जैसे मैं ले लेता हूं टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक इंडिविजुअल का है कि वो जीन्स पहनेगा, और ऐसे ही बहुत सारे इंडिविजुअल का क्या डिमांड हो जाए कि हमें जीन्स ही पहनना है, तो अब ये क्या हो गया, मार्केट डिमांड हो गया कि नहीं। यानी हम बोल सकते हैं कि जीन्स का डिमांड 3 लोग कर रहे हैं, अब तो ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, ये तो बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये मार्केट डिमांड में भी आता है, इंडिविजुअल में भी आता है, ठीक है। इंडिविजुअल में जितना पढ़ेंगे हम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, और यही बहुत सारे लोग जो हो जाएंगे तो ये मार्केट डिमांड भी कहलाता है, ठीक है। इसलिए देख लीजिए px यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, तो ये सारी चीजें कॉमन है, जो चीजें कॉमन नहीं है वो देख लेते हैं। po साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, अब जैसे ही वर्ड पॉपुलेशन लिखा है तो इसमें कभी इंडिविजुअल की बात नहीं होगी। सेकंड सीजन एंड वेदर, सीजन एंड वेदर चेंज होने की वजह से कितने लोगों में या कितने पॉपुलेशन में डिमांड चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए विंटर का सीजन आ गया, तो विंटर का सीजन आ गया तो वूलन क्लॉथ की डिमांड बढ़ेगी, ठंडे कपड़ों की, तो किसी एक इंडिविजुअल की तो डिमांड होगी नहीं, एक बहुत सारे
जो इंडिविजुअल्स मार्केट में है उनकी डिमांड होगी, तो ये मार्केट डिमांड में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम को आप डिस्ट्रीब्यूट किन लोगों में कर रहे हो, रिच में कर रहे हो, पुअर में कर रहे हो, तो ये भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, यानी एक बहुत बड़ा सेक्शन है, पॉपुलेशन है, ठीक है, तो किस में आएगा, मार्केट डिमांड में आएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आ चुका है, ठीक है, वीवीआई में लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसे बताता चलूंगा, अगर बाई चांस भूल गया ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर हर चैप्टर का ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते चलिए। ठीक है, ये वीवीआई है। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या पूछा जाएगा, वो भी मैं बता दूंगा। क्या टॉपिक है, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। अब प्रीवियस चैप्टर में आप पीपीसी पढ़ के आए हैं, उसमें आपने दो टॉपिक पढ़ा, रोटेशन और शिफ्टिंग, यहां पे भी कुछ वैसा होगा। ठीक है, तो मूवमेंट कहां हो रहा है, डिमांड कर्व पे ही हो रहा है, या इसे हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। समझते हैं मेन कॉन्सेप्ट। व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइसेस, ओन प्राइसेस की वजह से जब क्या हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है, उसे हम बोलेंगे मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। और अदर थिंग्स को क्या रखना है, आपको कांस्टेंट रखना है। अब समझिए, ओन प्राइसेस की वजह से दो कंडीशन बन सकता है, या तो डिमांड बढ़ेगा या तो डिमांड घटेगा। तो जब डिमांड बढ़ेगा तो उसको हम बोल रहे हैं एक्सपेंशन इन डिमांड, और जब डिमांड घटेगा तो उसको बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, चलिए, तो प्राइस क्या हुआ, कम हुआ, तो डिमांड क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। ठीक है, इसका डायग्राम, एक सेकंड, इसका कर्व ये बना। ठीक है, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट। ये याद रखना है, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। अभी आप देखेंगे, अभी देख लीजिए, यहाँ पे टॉपिक का नाम है एक्सपेंशन और दूसरा टॉपिक का नाम होता है इंक्रीज। तो एक्सपेंशन का भी मतलब बढ़ना होता है, इंक्रीज का भी मतलब बढ़ना होता है, तो डिफरेंस यही पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, सो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, ये ग्राफ आप बना ही लेंगे, इजी है, ये मैंने डी बना दिया। मूवमेंट क्या है, डाउनवर्ड, तो ये भी आपका एक डिफरेंस बन गया कि इसमें डाउनवर्ड होगा और उसमें कुछ और होता है, आप देखेंगे राइटवर्ड शिफ्टिंग होती है। तो ये सब डिफरेंस बनते जाएंगे आपके। कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हो गया, घट गया, यानी डिमांड सिकुड़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, और ये इसका जो मूवमेंट है वो क्या है, अपवर्ड मूवमेंट है। ठीक है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को ग्राफ बनाने में दिक्कत होगा, लेकिन मैं फिर एक बना दे रहा हूँ। एक है और 6 है, यहाँ पे भी एक होगा और 6 होगा। एक पे कितना प्राइस पे, यहाँ पे हम प्राइस शो करते हैं, तो एक पे कितना है, 6 है, तो एक पे 6 है तो यहाँ कर दिया। 6 पे कितना है, तो एक है, तो 6 पे एक है तो यहाँ कर दिया। ये दो पॉइंट बनाए और ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये हो गया हमारा डिमांड कर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है, शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। अब ये किसकी वजह से हो रही है, रीजन, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका डिफरेंस का। इट ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन द अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर में चेंज हो रहा है, प्राइस आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी प्राइस कांस्टेंट है और आपके अदर फैक्टर्स में चेंज हो रहा है। अब मैंने जो ऊपर में आपको इनकम वाली बात बताई थी, वो एग्जांपल से समझते हैं। प्राइस मान लीजिए कुरकुरे का वही 10 रुपया था, 10 रुपया ही है, आपका डिमांड बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपका जो अदर फैक्टर है, अदर फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें आती है, मैंने एग्जाम्पल लिया है इनकम के सेंस से, ठीक है, कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो आपने इनकम क्या हुआ, आपके फादर का इनकम 10,000 से 50,000 हो गया, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, डिमांड ज्यादा कर रहे हो। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम मैं बना देता हूं, थोड़ा आपको मुश्किल हो सकता है। देखिए यहां प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां मान लीजिए मैंने प्राइस ले लिया। डिमांड कितना से कितना बढ़ा है, 20 से 30 हुआ है, तो ये 20 हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, तो पहले आपने 20 पे ये बना दिया और इसको बना दिया डॉटेड लाइन से, क्योंकि इसी के यही चेंज हुआ है आपका। क्या हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्टिंग। डिक्रीज इन डिमांड क्या हुआ, प्राइस 10 है, प्राइस 10 है, डिमांड आपका घट गया, यानी आपके फादर की सैलरी जो थी 40,000 से हो गई 10,000, तो ये क्या हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो गया। ठीक है, अब इसको याद करने का मैं एक ट्रिक बता देता हूं। अगर एग्जाम में आता है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं एक्सपेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। आप चारों को याद मत रखिए, किसी एक पॉइंट को याद रखिएगा, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं डिक्रीज यहां सामने दिख रहा है, आप लोगों को भी दिखेगा, तो इसके पॉइंट ऑफ मैं सिर्फ इसको याद करूंगा, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड हो किसके वजह से रहा है, सर अदर फैक्टर की वजह से। ठीक है, तो इंक्रीज डिक्रीज हम साथ बोलते हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन साथ बोलते हैं, तो अदर फैक्टर यहां लिखा तो इंक्रीज में भी अदर फैक्टर की ही वजह से होगा। ठीक है सर, अब ये दोनों अदर फैक्टर की वजह से हो रहे हैं, तो ये दोनों प्राइस की वजह से होंगे। ठीक है सर, एक एक पॉइंट बन गया हमारा डिफरेंस। दूसरे बात पे आते हैं,
अदर फैक्टर की वजह से क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये बात लिखेंगे कि अदर फैक्टर की वजह से क्या हो रहा है, हमारा डिमांड जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डिमांड इंक्रीज हो रहा होगा सर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगेन कॉन्ट्रैक्शन है तो डिमांड क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। और यहाँ क्या हो रहा होगा, डिमांड इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। दो दो डिफरेंस हमारा बन गया। यहाँ पे क्या हो रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो रही है, तो यहाँ क्या होगी, राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी, ठीक है। यहाँ क्या होगा, अपवर्ड अपवर्ड मूवमेंट, अब मैच भी कर सकते हैं, अपवर्ड मूवमेंट देख लीजिए। तो यहाँ हम डाल दिए क्या, अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। यहाँ डाउनवर्ड मूवमेंट, तीन तीन डिफरेंस बन गया ना। अब इसी के बेसिस पे आप टेबल ड्रॉ कर देंगे, डायग्राम बना देंगे, चार चार डिफरेंस हो गया, ठीक है। सो आई होप याद रहेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ गुड, ठीक है। अगेन टाइप्स ऑफ गुड को कुछ बुक्स में अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, कुछ बुक्स में अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। मैं कोशिश करता हूं आपको ऐसा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको याद रहेगी ये चीजें, ठीक है। जैसे कुछ बुक में क्या लिखा हुआ है कि नॉर्मल गुड्स का जो प्राइस इफेक्ट होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। इस वर्ड पे ध्यान देना, निगेटिव, यानी निगेटिव रिलेशनशिप होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। और नॉर्मल गुड को ही क्या बोला जा रहा है, उसका इनकम इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम सबसे पहले केस लेते हैं, आप इसको नॉर्मल गुड्स के नाम से याद नहीं रखिएगा, आप याद रखिएगा कि मिडिल क्लास जो गुड खरीद रहे हैं वो नॉर्मल गुड है। कौन खरीद रहे हैं, मिडिल क्लास जो गुड खरीद रहे हैं वो क्या है, आपका नॉर्मल गुड है। अब इसको समझ के देखते हैं, काफी इजीली समझ में आ जाएगा। आप भी मिडिल क्लास से हैं, मान लीजिए मैं भी मिडिल क्लास से हूं, तो होगा क्या, प्राइस इफेक्ट निगेटिव है। किसी चीज का अगर प्राइस बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिमांड बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो सर डिमांड तो हम घटा देते हैं। और वही किसी चीज का प्राइस कम होता है तो हम डिमांड को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। चलिए ये तो मिडिल क्लास वाली बात प्रूव हो गई सर। इनकम इफेक्ट की बात करते हैं, अगर हमारे फादर का या हमारा इनकम बढ़ जाता है तो हम किसी चीज का डिमांड क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। जो चीज हमें पसंद है वो हम थोड़ा ज्यादा खाते हैं। और वही इनकम डिक्रीज हो जाता है तो हम डिमांड क्या करते हैं, कम करते हैं। दाल रोटी पे जीवन चल रहा होता है, ठीक है। तो ये प्रूव हो गई, यानी मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा तो नॉर्मल गुड्स आपको याद रहेगा। अब आते हैं इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स को आप याद रखिएगा जो पुअर पीपल है। कौन है, पुअर पीपल। अब प्राइस इफेक्ट इसमें क्या है, पॉजिटिव है। अब थोड़ा आप पुअर बन के सोचने की कोशिश कीजिए। किसी चीज का प्राइस बढ़ गया तो उसका डिमांड भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। और दूसरा क्या है, प्राइस डिक्रीज किया है तो उसका डिमांड भी क्या हो गया है, डिक्रीज। उससे पहले इनकम इफेक्ट समझ लो। आई थिंक कुछ एरर है इसमें, ठीक है। इसे कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं, कुछ एरर लग रहा है मुझे इसमें। अच्छा अच्छा सॉरी, ठीक है ठीक है। प्राइस इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। मान लीजिए अगर आप गरीब हैं, पुअर हैं, और आपको पता चले, मान लीजिए आप, एग्जाम्पल इधर लेता हूं, 20 रुपया का आप चावल खाते हैं, 20 रुपए वाली चावल खाते हैं। अगर आपको मैं कल बोलूं कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो आप लोग क्या करोगे, तुरंत दौड़ के जाओगे कि भाई इसका प्राइस बढ़ जाएगा, आज के आज ही खरीद लेते हैं। तो उसका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। देखो लोअर पीपल्स भी जो है ना, मैंने राइस का एग्जांपल जानबूझ के लिया है कि क्योंकि ये डेली यूज का सामान होता है, तो उनकी भी एक हायरार्की दिमाग में सेट होती है कि हम इतने तक ही रहेंगे, इससे नीचे नहीं जाएंगे, है ना। उनका भी एक रहता है कि ठीक है हम पुअर हैं, हम इतने रुपए वाली चीजें खाते हैं तो इतने ही खाएंगे, इससे कम में नहीं जाएंगे, ठीक है। और देखो ज्यादा प्राइस रिड्यूस होने लगता है ना तो उसकी क्वालिटी बहुत डिटेरियोरेट हो जाती है, ठीक है ना। वो बात पुअर पीपल भी जानते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए राइस है तो उसमें कुछ ज्यादा ही कंकड़ आ जाएंगे, इसलिए वो ऐसे राइस को भी वो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। सेकंड क्या हो रहा है, अगर उसका प्राइस कम हो रहा है तो उसका डिमांड भी लोग क्या करते हैं, कम करना शुरू कर देता है, ठीक है ना, कि हम इसका डिमांड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें और मिलावट ज्यादा होगी और ये चीजें खराब होंगी। पुअर हैं, एक लिमिट तक हम चीजों को कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इनकम इफेक्ट क्या होता है, निगेटिव होता है। अब इनकम उनका बढ़ रहा है तो उस कमोडिटी को लेके उनका डिमांड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। सॉरी, वही मैंने बोला था ना कुछ एरर है। निगेटिव है तो यहां पे इनवर्स रिलेशन होगा, यहां पे ऐसे कर दोगे आप लोग और यहां पे ये एरर होगा, इसलिए मैंने बोला कि मुझे कुछ एरर लग रहा है। हाँ देखिए, हम खरीद के, अब मान लीजिए कोई गरीब आदमी था, वो 20,000 रुपये कमाता था, तो वो 20 रुपये वाला चावल खाता था।
अब उसकी सैलरी हो गई है 60,000। तो अब आप बताओ क्या वो 20 रुपए वाला चावल खाएगा या 60 रुपए वाला बासमती खाएगा? तो आप बोलोगे सर इनकम इतना बढ़ गया तो बासमती खाएगा। तो इस गुड्स की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई या घट गई? तो आप बोलोगे सर डिमांड तो घट गई। तो इनकम जैसे ही उनका बढ़ता है तो वो क्या करते हैं, इंफीरियर गुड्स का डिमांड करना कम कर देते हैं, ठीक है। वही जब उनका इनकम डिक्रीज होता है, यानी वापस से 60,000 से वो 20,000 पे आ गए, तो अगेन उस इंफीरियर गुड्स होते क्या है, लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, ठीक है ना, चीप। तो फिर अगेन क्योंकि अब वो वापस से गरीब हो गया है, तो अगेन उसका जो चीप क्वालिटी का जो गुड है उसे वो कंज्यूम करना शुरू कर देगा, तो इसका डिमांड क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, यानी कि जिसे आप एक दूसरे के प्लेस में यूज कर सके, जैसे टी और कॉफी, टी एंड कॉफी, ठीक है। आप चाय नहीं पी रहे हैं तो कॉफी पी सकते हैं, या कॉफी पी रहे हैं, कॉफी का प्राइस बढ़ गया है तो आप टी का डिमांड, जैसे मान लीजिए कॉफी का प्राइस था 5 रुपए और इसका भी था 5 रुपए, अब इसका प्राइस हो गया 10, तो अब डिमांड किसका बढ़ने लगेगा, टी का बढ़ने लगेगा, ठीक है। इसको हम आगे भी समझेंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या है, जो कंप्लीट कर रहा है दूसरे का डिमांड, ठीक है ना। अगर वो नहीं होगा या उसका प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे पे भी उसका इफेक्ट आता है। जैसे एग्जांपल के लिए कार एंड पेट्रोल, तो मान लीजिए कार है, पेट्रोल है, पेट्रोल का प्राइस 60 रुपए था, अब 100 रुपए हो जाए तो लोग गाड़ी खरीदना बंद कर देंगे या गाड़ी का यूज कम करेंगे। तो गाड़ी का यूज कम करेंगे यानी कार्स का डिमांड होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉर्मली देखिए, या मैं दूसरा एग्जांपल ले सकता हूं कि कार का डिमांड बंद करके अब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सोचेंगे, जो कि हो भी रहा है, ठीक है। क्या सोचेंगे, इलेक्ट्रिक। तो जो कार थे पेट्रोल वाले, उनका डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, तो इसको बोलते हैं, यानी एक दूसरे के डिमांड को फुलफिल कर रहा है। अगर ये नहीं होगा तो कार्स भी नहीं होंगे, ठीक है। जैसे इंक और पेन, अब इंक का प्राइस ज्यादा बढ़ जाएगा तो लोग पेन नहीं खरीदेंगे, पेंसिल पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इंक किससे रिलेटेड है, पेन से। इंक नहीं होगा तो पेन भी नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, एक तो मैंने वो वीवीआई बताया, दूसरा जो वीवीआई होता है वो ये होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बोल सकते हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जो बहुत बार आया जिसे हम कांस्टेंट रख रहे थे। यानी ये सारे ऐसे फैक्टर्स है ना जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और ये बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से समझना है। चलिए, फर्स्ट क्या है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, यानी कि प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन है, ये हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ के आ चुके हैं। यानी प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। दूसरा टॉपिक था प्राइस ऑफ अदर गुड्स, या बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब इसमें दो तरीके के गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मान लीजिए टी का प्राइस मैंने बढ़ा दिया तो डिमांड किसका बढ़ना शुरू हो गया, कॉफी का, ठीक है। डिमांड किसका बढ़ना शुरू हो गया, कॉफी का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, पेट्रोल का प्राइस आपने बढ़ा दिया तो कार का डिमांड घट गया। यानी देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक गुड्स का जो आप प्राइस बढ़ा रहे हैं तो इससे दूसरा जो गुड है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एक गुड है आपका पेट्रोल है, ठीक है, उसका प्राइस आपने बढ़ाया तो कार का डिमांड डिक्रीज हो गया, ठीक है। थर्ड है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जनरल सेंस में, अभी गुड्स की बात हम नहीं करेंगे, जनरल सेंस में हम देखें तो किसी भी पर्सन का इनकम बढ़ेगा तो उसका डिमांड क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अब गुड्स के फॉर्म में लेंगे तो होता क्या है, नॉर्मल गुड्स में जैसे हमारा इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, यानी मिडिल क्लास आप याद कीजिए। और इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, इनकम बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, घटता है। क्यों, अब हम इंफीरियर गुड्स को क्यों लेंगे, मेरी सैलरी 20,000 थी, अब 1 लाख की सैलरी हो गई है, तो मैं जो 20 रुपए वाला चावल है वो क्यों खाऊंगा, 60 रुपए वाला बासमती खाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, अच्छा मैंने यहाँ पे ये जो बनाया है, क्योंकि आपने याद है आपने पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट, तो इसमें जितना भी मैंने लिया है इंडिविजुअल का लिया है, ठीक है। यही सबको ऐड कर देंगे तो वो मार्केट डिमांड भी बन जाता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब चेंज इन फैशन, कस्टम, हैबिट्स, इसमें कुछ चेंज आने लगे तो उसको हम बोल देते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। एग्जाम्पल के लिए कुर्ती एंड जीन्स है, अब इसमें बोला जाता है फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपको उसका टेस्ट पसंद आ रहा है, आपको वो फैशन पसंद में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो चीजें आपके लिए फेवरेबल होंगी उसका डिमांड बढ़ने लगेगा। अगर जैसे पैंट्स है, पहले जो कुछ पुराने समय में जो पैंट्स वगैरह चलते थे, अब वो अनफेवरेबल हो गए, लोगों को वो पसंद नहीं आ रहे हैं, वो फैशन में नहीं है, तो उसका डिमांड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर।
नियर फ्यूचर। यानी कि सीधी सी बात है, जैसे हमें किसी चीज का शॉर्टेज के बारे में पता चलता है उसका डिमांड बढ़ने लगता है। ये नॉर्मल फेनोमेना है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ऐसे देखिए, मान लीजिए कोई 10 केजी का सप्लाई है, 10 केजी ऑनियन का सप्लाई है और डिमांड करने वाले 40 लोग हैं और हर किसी को 1-1 केजी चाहिए, तो मार्केट में कितना है? 10 ही केजी चाहिए हमें, टोटल कितना? 40 केजी। तो उसका जो प्राइस होगा वो क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। तो पूछोगे सर क्यों बढ़ रहा है? ऐसे बढ़ रहा है क्योंकि सिर्फ 10 ही लोगों को तो मिल सकता है, बाद बाकी 30 लोगों को तो मिलेगा नहीं। तो बाद बाकी 30 लोग क्या करेंगे ना, ये बोलना शुरू कर देंगे कि भैया 10 रुपए केजी आप दे रहे हैं ना, ठीक है, मैं 20 रुपए केजी देने को तैयार हूं, आप मुझे दे दो। तीसरा बोलेगा कि मैं 30 रुपए देने के लिए तैयार हूं, आप मुझे दे दो, मुझे प्याज खाने की ज्यादा आदत है। तो क्या होने लगा? प्राइस बढ़ने लगा। और शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अभी आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, आप शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि शॉपकीपर को जब 1 केजी पे जो 10 रुपए में बेच रहा था, अगर 20 रुपए मिल रहा है तो वो तो 20 में बेचेगा, 30 मिल रहा है तो 30 में बेचेगा। तो ऐसे ऐसे क्या होने लगता है? प्राइस बढ़ने लगता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जैसे ही शॉर्टेज का पता चलता है कि कोई भी चीज की शॉर्टेज इन फ्यूचर होने वाली है, जैसे कोविड पीरियड का भी एग्जांपल ले लीजिए आप, ऑक्सीजन सिलेंडर, आप लोगों को लग रहा था कि घर में उसकी जरूरत पड़ सकती है नहीं हमारे पास, और पता चल रहा है सिलेंडर्स हमारे कंट्री में उतने अवेलेबल ही नहीं है, तो लोग ज्यादा प्राइस दे के खरीदने लगे, इवन घर में स्टोर करने लग गए, है ना। तो सप्लाई जैसे ही शॉर्टेज हुआ या पता चला लोगों की फ्यूचर में शॉर्टेज होगा, लोग ज्यादा प्राइस दे दे के उन्हें खरीदना शुरू कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पॉपुलेशन साइज, यानी मान लीजिए किसी एरिया में नंबर ऑफ बायर्स किसी भी गुड के बढ़ जाएं तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए दिल्ली में वुमेन्स को 10 दिन के लिए छुट्टी दे दी गई या गर्ल्स को छुट्टी दे दी गई कि आप लोग घर से घूम के आइए वुमेन इंपावरमेंट के लिए। तो किसी एरिया में मान लीजिए फीमेल्स बढ़ गई हैं, तो जिस एरिया में फीमेल्स बढ़ी हैं तो वहां पे फीमेल रिलेटेड जितने भी गुड्स हैं उनका डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, या फेस्टिव सीजन आता है, इसका एक और एग्जांपल फीमेल से ही रिलेटेड, जैसे ये सोमवारी वगैरह आता है, या कोई क्या बोलते हैं उसे, तीज है, महाशिवरात्रि है, जितिया है, ये सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो जितने भी फीमेल रिलेटेड चीजें हैं उनका डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो ये पॉपुलेशन की बात हो रही है, फीमेल पॉपुलेशन की बात हो रही है, इसीलिए हम मार्केट डिमांड में इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सीजन एंड वेदर। अब जैसे ये ड्यूरिंग विंटर्स तो वुलन क्लॉथ्स है और जैकेट्स है, उनका डिमांड बढ़ जाता है। तो किसी एक जैकेट का डिमांड नहीं ना बढ़ रहा है, बहुत सारे जैकेट्स चाहिए, इसलिए इसे हम मार्केट डिमांड में पढ़ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अब हमेशा ये याद रखिएगा, और भी जब आप क्लास 12th में भी जाइएगा, इंडियन इकोनॉमी वगैरह पढ़िएगा तो उसमें भी काम आएगा। जब भी हम इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करेंगे तो वहां पॉवर्टी नहीं होती है। बोलोगे कैसे? जैसे मान लो 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों को मैंने 50-50 रुपए दिए, बताओ कौन गरीब है? तो बोलोगे सर कोई नहीं, दोनों तो बराबर है। उसी तरीके से जब हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एक को मैंने 10 दिया, एक को मैंने 70 रुपए दिए, अब बताओ कौन गरीब है? तो बोलोगे सर 10 रुपए वाला गरीब है। ठीक है ना। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल हुआ है तो इक्वल डिमांड बढ़ेगा, सारी चीजों का बराबर से डिमांड बढ़ेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो अनइक्वल तरीके से है तो मोर जो रिच, जो ज्यादा रिच हो गए वो क्या करेंगे? लग्जरी आइटम्स का डिमांड करेंगे। ज्यादा लोग अगर गरीब हो गए तो जो नॉर्मल गुड्स का कंजप्शन कर रहे थे, यहाँ पुअर नहीं होगा, यहाँ इंफीरियर होगा, वो इंफीरियर गुड्स का डिमांड करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल से कहाँ चले गए? इंफीरियर। या ऐसे याद रख सकते हो, मिडिल क्लास से कहाँ चले गए? पुअर क्लास में। ठीक है, होप आपको याद रहेगा। तो ये देखिए 3 इसमें हो गया, 5 इसमें हो गया, टोटल 8 होते हैं। 8 में से कोई भी आप 5 आप लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस का मतलब है जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? अदर थिंग्स को हमें क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। अदर थिंग्स को हमें क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड भी घटेगा, और जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? हमारा बढ़ेगा। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन ये जो एक्सेप्शन है ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। कैसे नहीं करते हैं उसको समझते हैं। सो फर्स्ट है हमारा गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स जिन्होंने दिया था उनका नाम भी गिफिन ही था। ठीक है, अमेरिका के थे, और उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था वो ब्रेड का दिया था। ठीक है, क्योंकि वहां पे लोग ब्रेड ही खाते थे। हमारे केस में हो सकता है जैसे रोटी। ठीक है ना। अब ये कोई बच्चा कमेंट मत कर देना कि सर राइस भी तो हो सकता है। देखो राइस सब्स्टिट्यूट नहीं है रोटी का। ठीक है ना, हमें आदत है रोटी खाने की, नहीं तो चावल खाने की।
ठीक है ना, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो गिफिन गुड्स वो गुड्स होंगे जिनका कोई सब्स्टिट्यूट हमारे पास अवेलेबल नहीं हो, जैसे कोर्स ग्रेन, मोटा अनाज जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब उसका क्या होता है, प्राइस बढ़ने लगता है तो डिमांड भी बढ़ता है। अब ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, आपने पढ़ा है सर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटना चाहिए, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो आप वही शॉर्टेज होने वाला है या प्राइस बढ़ने वाला है तो जल्दी जाके कम प्राइस पे आप खरीद लोगे, इसलिए उसका डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। वही अगेन वाइस वर्सा मींस प्राइस अगर घट रहा है तो उसका डिमांड भी घटने लगेगा, ठीक है। ये क्या यानी कि आप समझ जाएंगे कि इसकी क्वालिटी और पुअर होने वाली है तो मैं इस गुड्स को ना खरीदूं। नेक्स्ट है इग्नोरेंस, जैसे आईफोन के केस में प्राइस रेगुलर बढ़ रहा है, आपको फीचर्स ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, फिर भी आप डिमांड करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेस्टिजियस गुड, जैसे डायमंड। इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 3 इडियट्स। आप वो सीन याद कीजिए, वो जो पर्सन रहता है जो बैंक में जॉब करता है, ठीक है, आईआईटी या इंजीनियरिंग करने के बाद, तो एक उनके पास फीमेल आती हैं, वो बताती हैं कि अच्छा ये रूबीज है, कितने का, तो 3 लाख का। तो ऐसा रिच सोसाइटी में कल्चर होता है शो ऑफ करने का, ठीक है ना, यानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है जो चीज अगर 2 लाख की है ना, उसे वो 5 लाख का बोलें तो उन्हें अच्छा लगता है, ठीक है ना, यानी महंगी चीजों को खरीदना काफी अच्छा लगता है। तो ये उनका कल्चर होता है। जैसे हमारे मिडिल क्लास में क्या होता है कि कोई चीज महंगी हो रही है ना, तो हम अपने दोस्त को उल्टा ये बता के आएंगे कि 100 रुपए का सामान अगर हम खरीदते हैं तो हम बोलते हैं 80 में ही खरीद लिया, और हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन रिच सोसाइटी में ये कल्चर नहीं होता है। अगर आप बोलोगे कि ये कितने की है तो वो बोलेंगे 1 लाख, तो बोलोगे कि मेरा तो 5 लाख का है, मेरा जो डायमंड है वो क्या है, 5 लाख का है, ठीक है। तो प्राइस बढ़ते रहता है, लेकिन जितना प्राइस जिस चीज का बढ़ेगा वो लोग उतना ही ज्यादा डिमांड करते हैं उन चीजों का, ठीक है, कि मेरे पास वो महंगी या एक्सपेंसिव चीजें हैं। नेक्स्ट इज नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, लाइक राइस है, व्हीट है, मेडिसिन है। अब उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए उसका डिमांड करोगे, क्योंकि वो नेसेसिटीज है, ठीक है ना, जरूरत की चीजें हैं आपकी, ठीक है। मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन है, अब आपको चाहिए, अब वो 200 का मिले या 2000 का मिले या 2 लाख का मिले, आप जरूर खरीदोगे, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर। इसमें एक छोटा सा, या मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो जनरली 11th में बहुत जगह उसे अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है या छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। ये रहा वो फॉर्मूला, यही फॉर्मूला पे क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बना दूंगा, ठीक है। सो यहाँ आपका चैप्टर एंड हुआ। कोई भी आपका डाउट है अगर, तो आप उसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अभी तो फिलहाल हैंड रिटन ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं, तो वो लिख के ही मैं टेलीग्राम पे डाल पाऊंगा, अभी समय नहीं मिल पा रहा है मुझे। और कोई भी अदर क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। स्टडी रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वो भी, उसके लिए मैंने पर्सनल आईडी दे रखी है, ठीक है, वहाँ पे भी आप मैसेज मुझे कर सकते हैं, ठीक है। सो मन लगा के पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत हो जरूर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।